हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो मैंने अभी परसों एक वीडियो बनाया था प्रॉपर्टी के ऊपर कि गोवा में आपको घर कैसे लेना चाहिए, या आपको सच में लगता है कि आपको गोवा में घर लेना है, या सिर्फ एक फ्लो में आप बोल रहे हो या आपके मन में विचार आ गया है। दूसरा, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कल, आज सुबह ही शायद अपलोड हुआ है, जिसमें मैंने एक हॉस्टल दिखाया था। उस हॉस्टल में मैं 2 महीने रहा था, तो मैंने उस हॉस्टल का एक वीडियो शूट किया और मैंने सजेस्ट किया कि लोग अगर वहाँ पे आके रहना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार आप हमें गोवा में कोई अच्छी जगह बता दो रहने के लिए, कोई सेफ़ साइड जगह बता दो। तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो, आपको सारी चीज़ मिलेगी। मैं कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बेहतर है या वहाँ पे उन लोगों का क्या बिहेव रहेगा। तो मुझे तभी दिमाग में एक बात आई कि मैंने कहा इस हॉस्टल में तो मैं रहा हूँ, यहाँ के जो ऑनर हैं, जो स्टाफ है, उनको मैं काफ़ी लंबे वक्त से जानता हूँ, तो चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ। इनके लिए तो मैं श्योर हूँ कि भाई ये किस पैटर्न पे काम करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कैसे ये अपने गेस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैंने वो वीडियो बनाया। उस पर मैंने दोस्तों बात करी विन विन थ्योरी पे। विन विन थ्योरी का मतलब होता है कि मैं भी जीतूँ और आप भी जीतें। एक होता है कि भी लूज़ विन थ्योरी, कि भी मतलब आप लूज़ कर जाओ, मैं विन कर जाऊँ। तो मैंने उसके ऊपर वही विन विन थ्योरी पे काम किया है। ये एक पूरा डिटेल टॉपिक है, कभी बताऊंगा आपको कि विन विन थ्योरी, लूज़ विन थ्योरी, लूज़ लूज़ थ्योरी क्या होती है। एक बहुत बड़े राइटर ने इसके ऊपर एक किताब लिखी थी, स्टीफन आर कवी ने। तो उसमें मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि भी हम यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और ये बेहतर जगह देंगे, और अगर आप के थ्रू या आपके वीडियो के थ्रू या आपके रेफरेंस से कोई भी यहाँ पर आएगा, तो जो भी हमारे ऑनलाइन प्राइजेज़ हैं हम उसमें उनको मतलब वही प्राइजेज़ हम उनको कोड करेंगे। तो मैंने कहा इसमें, और आपको हम उसमें कुछ मार्जिन देंगे मुझे, मतलब आपने ऑनलाइन जो रेट चूज़ किया उसमें आप वहाँ चले गए, आपको उसी रेटों के अंदर वो मिल जाएगा, पर उसके अंदर भी वो एक छोटा सा मार्जिन मुझे देंगे। मैंने कहा इसमें आपका फ़ायदा हो गया, आपको क्लाइंट मिल गया, मेरा भी फ़ायदा हो गया कि मेरे थ्रू कोई गया और उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ एक मार्जिन आपने छोटा सा कमीशन के रूप में आपने दे दिया मुझे। तो जो व्यक्ति मेरा वीडियो देख करके जा रहा है उसका क्या एडवांटेज होगा, क्योंकि इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट तो आप वैसे भी दे रहे हो सब कुछ। तो फाइनली मैंने ये फैसला किया कि जो भी वो अमाउंट मुझे देंगे तो उसमें से आपको मैं उसमें डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप मेरे थ्रू वहाँ जाते हो तो जो भी ऑनलाइन प्राइस है आपको तो वही प्राइस पे मिलेगा। तो उस ऑनलाइन प्राइस के अंदर भी आपको जो उनका बेसिक मिनिमम ऑनलाइन प्राइस साइट्स पे मौजूद है, उसमें भी मेरे थ्रू जाने पर आपको, या मेरे वीडियो के माध्यम से आप कांटेक्ट करके जाते हो तो आपको उसमें एक डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा मेन बात ये कि भी मैं मतलब उस चीज़ के लिए श्योर हूँ। ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला आप हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बोलो, आप ये भी बोलो, पर मैं जिस चीज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद श्योर नहीं हूँ, मैं वो चीज़ का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारे कल वाले वीडियो का। अब आती है प्रॉपर्टी की बात। जैसे मैंने, आपने को मालूम होगा दोस्तों कि मैंने कसिनो के ऊपर कुछ 80 से 90 वीडियो की सीरीज़ बना डाली, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। और अभी मैं प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको गोवा में कैसे ख़रीदे घर, दूसरा वीडियो बताया कि आपको क्या सच में घर ख़रीदना है गोवा में, आपकी इच्छा है या आपको लगता है पर एक्चुअल में आप ख़रीद नहीं पाओगे। मतलब होता ना कि फिल्मों में देख लिया, वहाँ परेशान हो गए तो चलो फैसला कर लेते गोवा में घर लेंगे, या गोवा जैसी किसी जगह पे। तो एक्चुअल में वो दूसरा वीडियो, ये वीडियो जो है इस पॉइंट पे है कि आपको घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि यार आपने 3-4 मिनट तो इसी चीज़ बात पे ख़राब कर दिए, ये ऐसे कई लोग कमेंट करते हैं बड़ा रूडली। तो देखो क्या है बॉस, ये मेरा चैनल है और मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता। आपने देखा मेरे ज़्यादातर वीडियो अनकट होते हैं, मैं जिस कंडीशन में बैठा होता हूँ मुझे जो लगता है मैं वो बोल देता हूँ। कई बातें कई बार छूट जाती हैं, कई बार कोई बातें मतलब पॉइंट से हट भी जाती है। तो ज़्यादा बोलने वाले लोगों के साथ हमेशा ये होता है, क्योंकि अंदर कंटेंट बहुत होता है। तो ये चीज़ को, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप प्लीज़ स्किप करके निकल जाओ मेरे वीडियो से, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता कि आप आओ और ज़बरदस्ती मेरा वीडियो देखो। मैं तो एक अपनी राय अपनी ईमानदारी से आपके सामने रख देता हूँ, अपना तजुर्बा। जिसको फ़ायदा उठाना है फ़ायदा उठा लो, जिसको क्रिटिसाइज़ करना है वो क्रिटिसाइज़ कर लो, जिसको इग्नोर करना है वो इग्नोर कर लो। तो ठीक है, मैं, आपने देखा होगा मैं इसीलिए कभी भी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कभी नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे कहने से मैं आपको भी नहीं अच्छा लगे, मैं आपके सामने भीख मांगता रहूँ।
सब्सक्राइब कर दो, इसको दबा दो, उसको दबा दो, ये करो वो करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लो मेरे कहने पे आप लाइक का बटन दबा भी दोगे, सब्सक्राइब कर भी दोगे, पर आपने वो मेरे कहने पे कर दिया, किसी एक वीडियो की वजह से कर दिया, तो आप क्या बाकी वीडियो देखोगे? जब नहीं देखोगे तो फ़ायदा क्या होगा? आप लोगों के बारे में अच्छा सोचो, अपने आप लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। सिंपल सी बात है, आप लोगों का फ़ायदा करो, आपका फ़ायदा अपने आप होगा। भीख मांग मांग के काहे का फ़ायदा लेना। तो घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ये बात पहले तो आती है कि गोवा में घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर मैं लास्ट में आऊँगा। फिर आता है कि आपको घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा ये वीडियो समझ से परे होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझने में काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी चीज़ें पढ़ता हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आता है। और कहीं कोई आदमी एक वीडियो के माध्यम से एक राय बना दे कि अरे ये तो बकवास कर रहा है, तो वो ठीक है, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते देखते में कमेंट टाइप कर देते हैं, वो वीडियो को समझने की कोशिश नहीं करते कि कोई आदमी वहाँ बैठ के क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो वीडियो देखते हैं और उनके अंदर एक्साइटमेंट लेवल इतना होता है, वो उत्तेजना में तुरंत कमेंट कर देते हैं, और फिर उसमें आर्ग्यूमेंट शुरू होती है कई बार, और वो मालूम पड़ता है जो अंदर समझाया है वो उसी के अगेंस्ट जा करके वो कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों पर्सनली मेरी मानो मतलब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, और आप दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री को उठा लो बड़े से बड़े को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि घर खरीदना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, मतलब बेवकूफ़ी है। आपको कहोगे यार ये जो बात कह रहा है वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर आप समझने की क्षमता रखते हो, पेशेंस है आपके अंदर, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। क्या होता है दोस्तों कि एक राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत पॉपुलर बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया एसेट और लाइबिलिटी को। उस किताब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहोगे तो आप उसको हिंदी या इंग्लिश में परचेज़ कर सकते हो, उस लिंक के थ्रू जाके आपको उसी प्राइस में मिलेगी। मेरे लिए वो एफिलिएट लिंक थोड़ा बहुत काम कर सकता है, ठीक है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने जब पहली बार ये बुक को रिलीज़ किया तो शुरू में बुक फ्लॉप हो गई, मतलब चली नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं ये आदमी घर को लाइबिलिटी कह रहा है, ये तो पागल है, घर तो एसेट होता है। तो फिर धीरे धीरे जा कर के वो लोगों ने उसको समझा, फिर जा कर के लोगों ने कहा कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहे हैं। पहली राय में तो खारिज कर दी बात, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते रहे, ये बकवास कर रहा है, ये बेकार है, ये बेकार है, वो पहली बार में ही खारिज कर देते हैं। वो समझने की कोशिश नहीं करते कि हम इस एंगल से भी देखें। तो घर एक लाइबिलिटी होता है। तो आप कहोगे कि तो कैसे होता है, ये मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एसेट लाइबिलिटी के ऊपर, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या ऊपर आई बटन में आएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। मेरे होम स्कूलिंग वाली प्ले लिस्ट में मैंने अपने बच्चों को इसके बारे में समझाया था। क्या होता है दोस्तों, देखो जीवन में दो चीज़ें होती है, एसेट और लाइबिलिटी। एसेट आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देती है, और लाइबिलिटी आपसे कुछ ना कुछ रेवेन्यू लेती है। अमाउंट डजेंट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है। तो घर को हम लाइबिलिटी की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि देखो जब हम घर के अंदर रहते हैं तो घर मेंटेनेंस मांगता है, घर को पेंट कराना है, लाइट का है, कभी कोई सामान ख़राब हो गया, कभी कोई दीवार ख़राब हो गई, कभी घर है तो लाइट का बिल भी आएगा, हाउस टैक्स भी आएगा, घर है तो इंटीरियर भी चाहिए। तो मतलब घर लगातार अपने लिए कुछ ना कुछ खर्चा मांगता रहता है। जो लोग बहुत सुपर रिच लोग हैं वो तो हर साल अपना इंटीरियर चेंज करते हैं, जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास है वो दिवाली का वेट करते हैं, लोअर क्लास लोग और साल 2 साल में चेंज करते हैं, पर अल्टीमेटली हर एक को करना पड़ता है। तो घर आपसे आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा अपने लिए मांगता है, उसको बोलते हैं कि वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपसे कुछ रेवेन्यू अपने ऊपर खर्च करवा रहा है। जैसे कार एक लाइबिलिटी है, वो बात अलग है कि ऐड के अंदर बैंक उसको प्रेजेंट करते हैं एसेट के रूप में, ताकि आप लोग कार खरीदें। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ घर नहीं खरीदना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, क्योंकि कुछ लाइबिलिटीज़ हमें जानते हुए भी उन लाइबिलिटीज़ को कबूल करना पड़ेगा बेसिक लेवल पे। इस बात को आप समझना, कुछ बेसिक लेवल की लाइबिलिटीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है, पेट। हमारी बॉडी के अंदर हमारा पेट लाइबिलिटीज़ है, उसको खाना चाहिए। अगर सोचो पेट ही ना होता और हम बिना खाने के चल सकते थे तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब एसेट क्या है हमारी बॉडी में, हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारे सोचने की क्षमता, हमारा दिमाग, हमारा IQ लेवल हमारा एसेट है, हमारा पेट हमारी लाइबिलिटी है। जबान किसी की बुराई करके पिट जाए
पिटवा दे शरीर को, ये लाइबिलिटी है, तो फिर पिटने के बाद दवाई दारू का खर्चा होगा। यही ज़बान तारीफ़ बटोर ले, लोगों को अच्छी बात सिखा दे, तो यही ज़बान एसेट बन जाएगी कि आपको उस बात के लिए लोग थैंक यू बोलेंगे, पैसा भी दे सकते हैं, इज्जत भी देंगे, तारीफ़ भी देंगे, रिस्पेक्ट सब, मतलब हर चीज़ को पैसे के एंगल से मत देखना। ऐसे ही ज़बान लाइबिलिटीज़ है कि कुछ भी फूडी होने की वजह से कुछ भी ना कुछ खर्चा भी करवाते थे कि जिससे शरीर भी ख़राब होगा। एक छोटी सी ज़बान पूरे शरीर को डैमेज कर देती है। तो ऐसे ही हमारे जैसे बॉडी में पेट लाइबिलिटी है और माइंड एसेट है, ऐसे ही माइंड को लाइबिलिटी भी बना सकते हो आप। डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो, पर माइंड को मैं हमेशा 80 to 90% एसेट में काउंट करता हूँ। तो ऐसे ही घर है। अब घर आपने पर क्या हम क्या पेट लाइबिलिटीज़ है तो क्या आत्महत्या कर ले या पेट को काट के फेंक दे? नहीं। तो ऐसी बेसिक लाइबिलिटीज़ तो हमें चाहिए। अब है तो है, पेट खाना मांग रहा है, खाना खा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम बढ़ रहे हो रहे हैं। अगर मान लो पेट ऐसा होता ही नहीं, हम बिना हवा से ही हम जिंदा रह लेते, तो हमारी एक लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती कि हवा तो फ्री में मिल रही है, हवा के लिए नौकरी तो करनी नहीं है, नौकरी तो उस खाने के लिए, अनाज के लिए करनी है। तो ऐसे ही घर है। घर अगर आप सिर्फ अपने रहने के लिए बना रहे हो तो वो एक बेसिक लाइबिलिटी है भाई। मौसम, घर, स्कूलों में आपको याद होगा, आपने स्कूलों में घर का एक एस्से पढ़ा होगा कि घर के ऊपर आप एक एस्से लिखो, प्रस्ताव लिखो। तो हम उसमें लिखते थे कि घर हमें मौसम की मार से बचाता है, गर्मियों में धूप से बचाता है, बारिशों में बारिश से बचाता है, सर्दियों में शीत लहर से बचाता है, घर में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, चोर डाकू नहीं आते, हमारे सामान बचे रहते हैं, जानवर हम पे हमला नहीं करते, हम एक साथ झुंड बना के उस घर में रह सकते हैं परिवार के साथ जैसे हम रहते हैं। ये घर की एक बेस। तो ये घर को बनाने के लिए जो भी झंझट होगा या लाइबिलिटीज़ होगी वो बेसिक तो आपको उठानी पड़ेगी। ये तो हो गया जो, मतलब घर एक लाइबिलिटी है, पहली बात। दूसरा, बेसिक लेवल की लाइबिलिटीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं घर खरीदने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर अब आता है कि घर आप एक ऐसी लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो घर को लगातार कि खरीदे जा रहे हो, मेंटेनेंस के पाले जा रहे हो। ये गेस्ट रूम हो गया, ये किड्स रूम हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, ये और पूजा रूम हो गया, ये फलाना रूम, ढिमकाना रूम, और बड़ा घर, बरांडा, ये वो, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, फिर चौथा घर, ऐसे करके ये आप लाइबिलिटीज़ बढ़ाई जा रहे हो। यहाँ बात पैसे की नहीं हो रही कि पैसा है तो ज़बरदस्ती खर्च कर रहे हो। अब घर को एसेट में कैसे बनाया जाए? घर लाइबिलिटीज़ भी, घर एसेट भी बन सकता है। वही घर, मान लो आपने एक घर बनाया जो बेसिक लाइबिलिटीज़ के तौर पे आप रह रहे हो, पर आपने तभी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके दूसरा घर बना लिया और दूसरे घर को आपने रेंट पे दे दिया, लीज पे दे दिया, जो भी उसको आपने कमर्शियल यूज़ कर लिया, तो वो आपका घर एसेट हो गया। और अगर उस एसेट का रेवेन्यू आपकी लाइबिलिटीज़ जो इस घर में आप रह रहे हो उससे ज़्यादा आ रहा है एसेट का रेवेन्यू, तो आपके लिए दोनों घर ही एसेट बन गए कि एक घर का जा रहा है 25 पैसा, दूसरे घर से 50 पैसे आ रहा है। अब ये आपका घर जो है वो एसेट बन गए। पर एक घर 25 पैसा ले रहा है, दूसरा घर 20 पैसे ले रहा है, दोनों घर लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आप गोवा में जो घर लेना चाह रहे हो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि बेपनाह अंधा पैसा पड़ा सड़ रहा है इसलिए लेना है, गोवा की खूबसूरती, नेचर पसंद है इसलिए लेना है, गोवा में घर लेकर के एक इनकम जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है इसलिए लेना है, गोवा में घर लेकर के कहीं लाइबिलिटीज़ ना बन जाए। यहाँ पे बहुत सारे करोड़पतियों के घर खाली पड़े हैं जहाँ पे सारा साल सिर्फ नौकर रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन रहता है, माली रहता है, घर में घर का सर्वेंट रहता है जो घर की साफ़ सफाई करता है, साल में 2 बार 3 बार पेंट होता है, क्योंकि गोवा में पेंट बारिशों के बाद तुरंत कराना पड़ता है, ख़राब हो जाता है। फिर क्रिसमस के आसपास लोग कराते हैं, तो साल में 2-2 3-3 बार पेंट होता है, आए दिन उनके घर में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलती रहती है। तो ये घर उनके लिए लाइबिलिटीज़ है। वो बात अलग है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर पैसा ज़्यादा होने से आप लाइबिलिटीज़ को इनकार नहीं कर सकते, वो लाइबिलिटीज़ है। तो जो लोग यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये कि घर लेना ही एक गलत कॉन्सेप्ट है। घर लेने का सही कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले तो ये कि अगर आप किराया दे रहे हो, किराए पे रहना तो सबसे नंबर 1 है, ठीक है। अब घर खरीदना ही अपने आप में मुफ्त है, घर खरीद करके उसको एसेट में कन्वर्ट करना अक्लमंदी है। पर लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, किराया चलता है नॉर्मली 25 पैसे के रेट पे, मतलब अगर 1 करोड़ का घर है तो वो आपको 25,000 के आसपास रेंट पे मिल जाएगा, 10-20% प्लस माइनस, ठीक है।
अगर 10 लाख का घर है तो उसका किराया 2-2.5 लाख होगा। कोई छोटा मोटा जो जनता फ्लैट होते हैं 10 लाख 12 लाख वाले, वो 2,500-3 हज़ार रुपये किराया में, मतलब यही जितना छोटा घर होगा उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 25-30 पैसे के आसपास रेंट आता है 1 रुपये के परसेंटेज में, ठीक है। आती है बात कि आप घर, और आप जानते हो कि वही पैसे को अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करो, सेफ साइड में भी इन्वेस्ट करो, अगर 6% के ऊपर आप एफडी पे भी इन्वेस्ट कर दोगे तो भी आपको एफडी आपको 0.5% साल का देगी, महीने का देगी। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, वो आपको दे रहा है 25 पैसे किराया, मतलब 25,000 रुपये महीना। वो 1 करोड़ रुपये को आपने 6% पे भी इन्वेस्ट कर दिया, 6% की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको वो देगा 0.5% महीने का। मतलब एक दे रहा है साल का 3%, और अगर आप अपने पैसे को सेफ और बिल्कुल सेफ वाला ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स कह रहा हूँ या एफडी कह रहा हूँ, तो भी आपको 0.5% महीने का मिलेगा। और थोड़ा बहुत अगर आपने अपनी एजुकेशन बढ़ाई हुई है तो उसमें तो आपको और भी ज़्यादा मिल सकता है। और इसके बाद हमें तो फिर मैंने एक चीज़ सोची कि क्या हमें घर बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब इतने सारे जो लोग हैं, जो पूरा इंडिया घर खरीद रहा है, तो ये लोग बेवकूफ़ है क्या? मतलब ये क्या इनमें अकल नहीं है, या मुझ में ही ज़्यादा अकल आ गई है कि मैंने 4 किताब पढ़ ली तो मुझ में अकल आ गई? ऐसा नहीं है। तो मैंने इसके पीछे की जब जिज्ञासा हुई कि ये जानने की इतने सारे लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, तो क्या है कि हम लोगों का अगर आप इतिहास, हिंदुस्तानियों का इतिहास उठा करके देखोगे तो हम लोग एक 800 साल के करीब गुलाम रहे हैं। 200 साल अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, उससे पहले 600 साल हम मुग़लों के गुलाम रहे। तो एक हम गुलाम वाली प्रथा से आए, हमारे ऊपर हमेशा हमले होते रहे हिंदुस्तान के ऊपर किसी ना किसी का। तो ऐसे में एक मानसिकता डेवलप हुई सेफ गेम की, और उस समय विकल्प भी नहीं होते थे। अब विकल्प है, फिर भी लोग प्रॉपर्टी को सबसे सेफ मानते हैं, रियल एस्टेट बोलते हैं कि असली सच्ची इन्वेस्टमेंट यही है, जबकि ऐसा है नहीं पर मानते हैं। तो मानने के पीछे का कारण बता रहा हूँ, जो हमने 800 साल गुलामी के बिताए ना, उससे एक हमारे डीएनए में एक डर बस गया, और उसकी वजह से हम सेफ साइड से ये अपनी ज़मीन सच्ची जी, तो उसके चक्कर में लोगों के अंदर ज़मीन खरीदने का वो हो गया। तो इसको लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं? जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि भी उनको पहले ज़मीन खरीदनी है, ये कहते हुए कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं। जबकि अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उससे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकते हैं, फिर क्यों ज़मीन खरीद रहे हो? असली कारण है, एक तो वो डीएनए में बसा हुआ डर, दूसरा कारण है शो ऑफ। क्योंकि अगर आपकी 1 करोड़ की एफडी है तो एफडी का जो डॉक्यूमेंट है उसको आप फ्रेम करा के गले में टांग के तो नहीं घूमोगे, पर आप घर के लिए लोगों को कह सकते हो मेरा घर वहाँ पे है, मेरा गोवा में घर है, मेरा हिमाचल शिमला में घर है, मेरा दिल्ली में घर है, मेरा कहीं और घर है, मतलब ऐसे दिखा सकते हो। एफडी के लिए लोग बोलेंगे यार झूठ भी बोल सकता है ना। तो शो ऑफ में आसानी होती है कि मतलब, तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, दिखावा हमारी प्रवृत्ति के अंदर बसा हुआ है। पिछले 70-80 साल से दुनिया में एक बदलाव आया है। पहले चरित्र आधारित सफलता को महत्व दिया जाता था, अब जो व्यक्तित्व आधारित सफलता, पहले 60-70 साल पहले चरित्र आधारित सफलता को महत्व देते थे लोग। आप कैसे दिखते हो, आपके पास क्या है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कैसे कपड़े पहनते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसा सोचते हो, आपका करैक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, इसके हिसाब से आपको सफल इंसान माना जाता था। पर पिछले 70-80 साल में दुनिया में एक बदलाव आया, जिसमें व्यक्तित्व आधारित सफलता, मतलब पर्सनैलिटी के आधार पर सफलता, सक्सेस डिसाइड करी जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बेईमान लोग भी सफल दिखने लग गए। गाड़ी आप गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, फॉर्च्यूनर गाड़ी रख लो, महंगी गाड़ी मर्सिडीज़ खरीद लो, महंगी घड़ी पहन लो, कपड़े पहन लो, लोग कहेंगे अरे बड़ा कामयाब है। भले ही डजेंट मैटर आपने वो पैसा आपका है, आपने टोपी घुमाई है, आपने क्या किया है मालूम नहीं। तो एक ये बदलाव आया, तो उसके उसी बदलाव में भी एक ये बहुत बड़ी बात है कि घर को लोग खरीदते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो, घर रेंट पे रहना सबसे बेस्ट है। एक और छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ मैं। पंजाब में मोस्टली लोग कनाडा गए हुए हैं, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह बहुत जगह पे पूरे पंजाबी फैले हुए हैं, पर कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी जाते हैं। ब्रैम्पटन एक जगह है, वो तो मतलब मिनी पंजाब तक उसको कहते हैं। ऐसे ही इंग्लैंड में भी कई जगह है जहाँ मिनी पंजाब कहते हैं। तो मेरी एक बार किसी अपने फ्रेंड से बात हो रही थी, वो ट्रैवल एजेंट का उनका काम है, तो वो बोल रहे कि क्या होता है, कनाडा एक माइग्रेट कंट्री है। कनाडा, यूएस, मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों के लोग कई पीढ़ियों से आके बसे हुए रह रहे हैं। ये इस तरीके माइग्रेट कंट्री है। तो कह रहे हैं कि जो इसमें इंडियंस है ना, इनका एक ही सपना होता है
कि हम कनाडा आए हैं, ये पहले अपना पूरा नौकरी करेंगे 10-20 साल, खूब मेहनत करेंगे, मेहनत के पीछे नहीं हटते हैं, कोई शर्म झिझक नहीं, खूब मेहनत करके पैसा कमाएंगे और सबसे पहले घर खरीदेंगे और दूसरे नंबर पे गाड़ी खरीदेंगे। जबकि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं वो पैसा वो भी कमाते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, वो हायर बेसिस पे चीज़ों को आउटसोर्स करते हैं। घर वो रेंट पे लेंगे, गाड़ी वो हायर करके रहते हैं, मतलब मंथली बेसिस पे। जैसे गोवा के अंदर लोग आते हैं ना 1 महीने के लिए, तो वो ई बाइक जो होती है, इलेक्ट्रिक साइकिल, वो रेंट पे ले लेंगे महीने भर के लिए। 3,500-4 हज़ार रुपये में तो स्कूटी मिल जाती है यहाँ पे महीने भर के लिए, 4 हज़ार तक में 3-4 हज़ार रुपये की साइकिल मिल जाएगी, ऐसे महीने भर के लिए मिल जाती है। तो ऐसे वो लोग गाड़ियाँ हायर कर लेते हैं, घर वो रेंट पे रहते हैं। मैंने कहा यार ये बात तो सही है सुनने में, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। वो कह रहे हैं कि उनका ये मानना है कि आज हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमने उसके आसपास 10 किलोमीटर के अंदर घर ले लिया किराए पे और रह रहे हैं। अब हमारा जो टाइम बचा आने जाने का वो बचा, दूसरा हमारा जो फ्यूल और जो टाइम तो बचा ही बचा, एनर्जी भी बची, प्लस खर्चा भी बचा कि आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसी के आसपास आपने घर ले लिया। और जब आपकी नौकरी छोड़ के आपने दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करी, या आपने कल को आपका ट्रांसफ़र हो गया तो घर छोड़ा और दूसरी जगह पे चले गए। अब वो घर 30 किलोमीटर भी दूर है तो भी वहाँ पे चले गए, फिर वहाँ पे घर ले लिया, ये फ़ायदा है। और कह रहे इंडियन के साथ क्या होता है कि ये लोग वहाँ पे घर खरीदते हैं क्योंकि इनको वहाँ पे जो इंडिया में इंडियंस हैं, इनके रिश्तेदार, यार दोस्त, पड़ोसी, उनको जवाब देना होता है कि देखो हम तो कामयाब हो गए, और कामयाबी की परिभाषा है घर खरीदना। और अगर ये ना भी खरीदें तो वो इनको पूछेंगे अच्छा इतने साल हो गए तुमने घर नहीं बनाया, इतने साल हो गए तुमने घर नहीं खरीदा। इस चक्कर में ये लोग इस प्रेशर में आके घर खरीद लेते हैं। होता ये है कि इन्होंने जब घर खरीदा होता है तो अपने ऑफिस के आसपास खरीदा होता है, पर 5 साल बाद 7 साल बाद इनकी जॉब कहीं और लग गई होती है और ये एक गाड़ी लेकर के 25-30 किलोमीटर दूर अप एंड डाउन करते हैं। और एक तो कई घंटे अपनी ज़िंदगी के ट्रैवलिंग में बिता देते हैं। और ये ट्रैवलिंग वो वाली ट्रैवलिंग नहीं है जो सीखने वाली ट्रैवलिंग होती है, ये डेली ट्रैवलिंग है, मतलब अपने घर से ऑफिस जाने वाली 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाते हैं गाड़ी चला करके, 1-1.5 घंटा जाने में, 1-1.5 घंटा आने में। अपने दिन में 1440 मिनट में से सोचो आप लगभग 200 मिनट तो ये आने जाने में लगा देते हैं। तो क्योंकि टाइम इनके पास वेला है, इनको कोई किताबें पढ़नी नहीं है, वो पढ़ ली, नौकरी लग गई, बस अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इसलिए ये लोग गाड़ी चलाते हैं और ऑफिस जाते हैं। वही फॉरेनर क्या करता है, उसकी जॉब जहाँ जाती है वहीं अपना घर ले जाता है। जानवर भी यही करता है, दुनिया के सारे जीव भी यही करते हैं, कुछ बेवकूफ़ इंसानों को छोड़ के। अरे आप हैरान हो जाओगे कि मैं दिल्ली में जहाँ रहता था, मेरी ही बिल्डिंग से लोग गुड़गांव जॉब करने जा रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार आप गुड़गांव में घर क्यों नहीं ले लेते अपने ऑफिस के पास? तो कहते घर तो यहाँ है। तो मैंने कहा यार इसको किराए पे दे दो, वहाँ ले लो, आप इतनी दूर जॉब कर रहे हो। आप सोचो कि 1.5 2 घंटे उनको जाने में लग रहे हैं, मेट्रो से जाने के 1.5 घंटा मेट्रो में लग रहा है। मेट्रो के बावजूद वैशाली से, मतलब सोचो 3 राज्यों में, तीसरे राज्य में, गुड़गांव हरियाणा में, बीच में दिल्ली आता है, और मैं वैशाली में रहता हूँ एनसीआर में, वो गाजियाबाद में आता है उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद मतलब यूपी से दिल्ली पार करके वो हरियाणा रोज़ नौकरी करने जा रहे, 1.5 घंटा जाने में लगा रहे, 1.5 घंटा आने में लगा। जो आदमी 24 घंटे में से 3 घंटे अपनी ट्रैवलिंग में खर्च कर दे, ये होता है नुकसान। कि अब किराए पे रहने का एक और बेनिफिट होता है कि मैं इस घर में किराए पे रह रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ इससे बेहतर ऑप्शन आ गया, मैं वहाँ जा सकता हूँ। इस घर में मुझे कोई दिक्कत आ रही है, मान लो सीलन की दिक्कत आ रही है, पानी की दिक्कत आ रही है, लाइट की दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, मैं लैंडलॉर्ड को बोल के उसको ठीक करवा सकता हूँ। अगर वो ठीक ना करे तो मैं इस घर को खाली करके जा सकता हूँ। पर अगर मेरा घर है, लोगों के पास करोड़ों रुपया होते हुए अपने ही सीलन वाले घरों में रहते हैं, क्योंकि अपना घर है, सीलन तो जा नहीं रही, जो सीपेज होती है वो तो जा नहीं रही, तो मजबूर है ना, वहीं रहना पड़ेगा, तो वो रह रहे हैं। तो आज का जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो पूरा का पूरा घर के इर्द गिर्द। मैं चाहता हूँ कि आपके पास जब आप घर खरीदना चाहो या इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आपके पास कन्फ्यूज़न नहीं हो चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप दिखावे के लिए घर खरीदना चाहते हो कि दोस्तों में छाती पीट के ये कह सको कि मेरा गोवा में घर है या मेरा गोवा में कोई बिजनेस है, ये कहने के लिए घर खरीद रहे हो। इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप भी जानते हो कि आप यहाँ पे जो मर्जी घर खरीद लो, उसका रेंट जो आएगा उससे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट में उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, पर वो शो ऑफ नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप खुद यहाँ आना चाहते हो तो उसके भी मैंने आपको बहुत सारे नुकसान बताए हैं कि भी गोवा में आने के रहने के नुकसान भी हैं। आप अगर उन नुकसानों के साथ दोस्ती कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, उनको लगता है कि वो कर लेंगे पर वो नहीं कर सकते। मेरे घर से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे अंजुना बीच है। मैं 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए, आज तक ना मैंने अंजुना बीच देखा है ना मेरे बच्चों ने देखा है,
क्योंकि हमने और कोई बीच देखे हैं पर वो बीच नहीं गए। कोई लाइबिलिटी, कोई ड्यूटी है कि मेरे को हर बीच देखना ही है, चेकलिस्ट थोड़ी कि ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, वो वाली नहीं है ना। मन करेगा चले जाएंगे, मन करेगा हो सकता है अगले साल ना जाए। तो जैसे लोग बोलते हैं अरे आप उस वाले बीच नहीं गए, अरे आप उस नहीं गए। तो देखो आपको लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है या अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। तो अगर आप गोवा में घर लेना चाहते हो तो आप पहले ये सोचो कि आप घर के लेने का कारण क्या है, कि पैसा पड़ा हुआ सड़ रहा है, ब्लैक मनी है पड़ा है, इन्वेस्ट करना है कहीं पे, कहीं भी कर डालो, ये रीज़न है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि घर अगर आप ले, अब ये सुनने के बाद हो सकता है कि कुछ अक्लमंद लोग अपने आइडिया को पोस्टपोन कर दें, अगर उसके बावजूद भी कुछ के पास जेन्युइन रीज़न है या कुछ जिद पे ही अड़े कि नहीं हमें तो लेना ही है, ये तो बस अब बेकार की बातें हैं, तो मैं उन लोगों के लिए फिर अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि प्रोसेस क्या होगा, घर खरीदने का प्रोसेस कहाँ से शुरू करना है आपको, किस तरीके से आप यहाँ पे घर ले सकते हो। मेरे हिसाब से देखो रेंट पे घर लेना सबसे बेस्ट है, बंजारों वाली ज़िंदगी जीना सबसे बेस्ट है। लोग बोलते हैं कि बच्चों को क्या देके जाओगे, तो बच्चों को क्या आप सीमेंट की बोरियाँ देके जाओगे? घर का मतलब क्या है, सीमेंट की बोरी, सीमेंट ही तो खरीद रहे हो आप लाखों करोड़ों रुपए का। किसने बोला कि भी आप बच्चों को घर देके जाओगे? आप बच्चों को उस घर के अमाउंट को देके जाओ ना, उस अमाउंट को इन्वेस्ट करो ना। स्टॉक मार्केट आपको पता है ना, BSc कोई आज की है, ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने बच्चों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और स्टॉक मार्केट डूब गई। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में कोई सट्टा करने को नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनियों के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो वो आपको सेफ साइड में, ब्लू चिप कंपनी अगर जो लोग जानते होंगे स्टॉक मार्केट छोड़ो यार, अगर आप सबसे सेफ जिसमें पैसा घटता है, आपको पता है FD के अंदर पैसा बढ़ता नहीं है, घटता है। ये इस पे भी मैं किसी दिन बताऊंगा, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके आपको किस बारे में जानना है, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं। पर जो लोग FD को, पुराने ज़माने के लोग ना FD या पोस्ट ऑफिस की स्कीम को सेफ मानते हैं, आपको पता है कि हर साल आपका पैसा घटता है FD में, तो फिर भी अगर आप उस सेफ साइड को भी लेके चलते हो तो FD 6% तो FD दे देगी, आधा % महीने का ब्याज तो आपको FD से मिल जाएगा। घर आपको किराया देगा 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे मैक्सिमम। तो और फिर घर, जैसे कई लोगों ने कहते हैं कि हमारे को ना गोवा के अंदर घर होना चाहिए ताकि हम कभी गोवा आए तो हम वहाँ रह सके। तो उनसे एक बात पूछो कि बॉस हिंदुस्तान में तो 5000 से ज़्यादा हिल स्टेशन होंगे, कितने ही हिल स्टेशन पॉइंट ऐसे होंगे, मेन पॉइंट भी उठाओगे तो 100, 150, 200 निकल आएंगे। तो क्या आप सब जगह पे घर ही खरीदते रहोगे? वो तो नहीं पॉसिबल है। तो आप जिन जगहों पे, मान लो अगर आपने गोवा में घर खरीद लिया कि मैं छुट्टियां बिताने गोवा जाऊंगा, तो क्या आप ज़िंदगी में कभी ऊटी नहीं जाओगे? और अगर ऊटी जाओगे तो क्या पहले वहाँ पे घर खरीदोगे? और अगर ऊटी में जाके जिस कॉन्सेप्ट पे रहोगे तो उस कॉन्सेप्ट पे तो गोवा पे भी रह सकते हो। आप गोवा में जितने पैसे का घर खरीदोगे ना, उतने पैसे के ब्याज से भी आप बढ़िया रिजॉर्ट में आके गोवा में अपना बुढ़ापा बिता सकते हो। और फ्रीडम रहेगी कि अब बारिशें शुरू हो गई, अब मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ हिमाचल में, मैं जाता हूँ कश्मीर में, मैं जाता हूँ, पूरी फ्रीडम रहेगी। एक ही जगह पे घर लेकर के रहने की बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो ये बातें बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर से जाएंगी, पर अगर एक आदमी के भी सिर के अंदर चली गई तो मेरा ये वीडियो बनाना काम का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैसा लगा ये वीडियो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।